नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा से बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनंत सिंह को इस हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह घटना 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी में हुई थी, जिसमें दुलारचंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार और दुलारचंद के भतीजे पीयूष प्रियदर्शी ने इस गिरफ्तारी को देर से लिया गया सही कदम बताया और कहा कि यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है। बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हुई जब वे अपने भतीजे के लिए प्रचार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच झड़प के दौरान उन पर गोली चलाई गई और उसके बाद गाड़ी से कुचल दिया गया। हालांकि अनंत सिंह ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव के बीच मुस्लिम समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व देने की मांग तेज हो गई है। इस बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पुष्टि की है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में कई उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से भी होगा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ताकि सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। हाल ही में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का करीब 17% हिस्सा है, ने भी समान हिस्सेदारी की मांग उठाई थी। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन ने टिकट वितरण में समावेशिता दिखाई है और अल्पसंख्यक ओबीसी, ईबीसी से लेकर स्वर्ण तक सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनडीए सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। तेजस्वी ने जवाब में कहा कि एनडीए की यह चिंता पाखंड है, क्योंकि उसी गठबंधन पर अक्सर मुस्लिम विरोधी राजनीति के आरोप लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा पलटवार किया है। शाह ने कहा कि आरएसएस ने देश को दो लोकप्रिय प्रधानमंत्री दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसने लाखों युवाओं को देशभक्ति और अनुशासन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। शाह ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में कहा कि देश को दिशा देने और युवाओं को देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने में आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याएं भाजपा और आरएसएस की वजह से हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर देश में ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली आर्थिक मदद तुरंत बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि अगर हमला हुआ तो वह तेज, निर्णायक और निर्दय होगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने ट्रंप के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। वहीं ट्रंप ने नाइजीरिया को स्पेशल कंसर्न कंट्री घोषित करते हुए कहा कि वहां ईसाई समुदाय पर हमले और हत्याएं बढ़ रही हैं, जिन्हें उन्होंने सुनियोजित नरसंहार बताया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका चुप नहीं रहेगा और मानवता के पक्ष में कदम उठाएगा ताकि निर्दोष ईसाइयों की हत्याएं रोकी जा सके। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने देश के एंटी टैरिफ विज्ञापन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है। इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 के एक रेडियो संदेश के क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। पिछले हफ्ते इस विज्ञापन के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कनाडा से टैरिफ वार्ता रोक दी थी और कनाडा से आने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि उन्होंने विज्ञापन पर ट्रंप से माफी मांग ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच एक बार फिर तीखा वाकयुद्ध छिड़ गया है।
शर्मा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में दावा किया कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्हें विदेशी ताकतों ने भारत में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे झूठे हैं तो गोगोई उन पर मानहानि का मुकदमा करें। शर्मा ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और सही समय पर वे कार्रवाई करेंगे। वहीं गोगोई ने शर्मा के बयान को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्यता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब असम अपने प्रिय गायक सुबिन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है तब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेहद अनुचित है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि शर्मा की यह प्रतिक्रिया सत्ता खोने के डर को दिखाती है। बता दें कि सुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले शुक्रवार को असम और देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। बिहार चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दरभंगा पहुंचे और महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी क्योंकि वह सिर्फ उनका चेहरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, जैसे एमपी और महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में बीजेपी को हार मिलेगी। मुस्लिम वोटरों पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मुस्लिम समाज जानता है कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लिए किसे वोट देना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आगे कहा कि इस बार जनता बीजेपी की बी टीम, सी टीम और पी टीम सबको हराएगी और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत आमार सोनार बांग्ला को लेकर असम में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में 74 वर्षीय विधुभूषण दास ने भाषण से पहले इस गीत की 2 पंक्तियां गाईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने का आरोप लगाया। यह गीत टैगोर ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में लिखा था, जब अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। उस समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। बाद में 1972 में यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। टैगोर ने इसमें बंगाल की धरती, संस्कृति और लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि टैगोर का यह गीत सांस्कृतिक एकता और मानवता का प्रतीक है, न कि सीमित राष्ट्रवाद का। अब विडंबना यह है कि बंगाल की एकता के लिए लिखा गया यह गीत आज उसी धरती पर विवाद का कारण बन गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.